हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कुछ रिसर्च दुनिया को बदल देती हैं और कुछ रिसर्च सिर्फ फाइलों में ही रह जाती हैं। इसका फर्क टॉपिक में नहीं होता, इसका फर्क होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। अगर आप पीएचडी स्कॉलर हैं, एमटेक स्टूडेंट हैं या इंडस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम समझेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, पीएचडी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसके कोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहिए। आइए सबसे पहले समझते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी आखिर होती क्या है। देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी सिर्फ डेटा कलेक्शन का तरीका नहीं है। यह एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क है रिसर्च का, जो डिफाइन करता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप अपनी रिसर्च को कैसे डिजाइन करते हैं, आप डेटा को कैसे कलेक्ट और एनालाइज करते हैं, और फाइनली आप कैसे वैलिड कंक्लूजन्स तक पहुंचते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो मेथोडोलॉजी आपके रिसर्च अप्रोच के पीछे के लॉजिक को बताता है। देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं मेथड और मेथोडोलॉजी में। इनके बीच के डिफरेंस को समझते हैं। देखिए, मेथड्स होता है टूल्स। जैसे पीएचडी में रिसर्च के दौरान हम सर्वे, एक्सपेरिमेंट आदि टूल्स का यूज करते हैं, तो ये हमारे मेथड्स हैं। अब हम मेथोडोलॉजी को समझे तो ये है लॉजिक बिहाइंड टूल्स। जी हाँ, ये वो लॉजिक है जो ये बताता है कि हमने किसी पर्टिकुलर टूल्स का यूज क्यों किया है। अब बात करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की इंपॉर्टेंस की पीएचडी में। देखिए, पीएचडी केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, यह इनोवेशन और वैलिडेशन का मेथड है। एक स्ट्रॉन्ग मेथोडोलॉजी इंश्योर करती है कि आपकी स्टडी रिलायबल हो, यानी कि वो कंसिस्टेंट रिजल्ट दे, वैलिड हो यानी कि उसके कंक्लूजन्स करेक्ट हों, और रिप्रोड्यूसिबल हो, यानी कि हर बार अगर इस स्टडी को रिपीट किया जाए तो वो सिमिलर रिजल्ट दे। देखिए, विदाउट मेथोडोलॉजी आपकी जो रिसर्च है वो केवल एक ओपिनियन बन के रह जाएगी, साइंस नहीं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप पीएचडी की रिसर्च के दौरान एक सही मेथोडोलॉजी का यूज करें। अब बात करते हैं कोर कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। जब हम कोर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो जो पहला कंपोनेंट है वो है रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जी हाँ, हर रिसर्च की शुरुआत एक प्रॉब्लम से होती है। एक सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज में गैप को आइडेंटिफाई करना होता है, आपको क्लियर रिसर्च क्वेश्चंस को डिफाइन करना होता है, और आपको ये इंश्योर करना होता है कि आपकी प्रॉब्लम स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो और रिसर्च करने लायक हो। एक इंजीनियरिंग एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है, व्हाई डज पोरोसिटी स्टिल अकर इन हाई प्रेशर डाई कास्टिंग डिस्पाइट ऑप्टिमाइज्ड पैरामीटर्स। तो यह एक कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम एक एग्जिस्टिंग नॉलेज में गैप को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं। सेकेंडली, हमारा यह जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यह बिल्कुल क्लियर है और इसकी अंडरस्टैंडिंग में कोई भी डाउट नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा जो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये स्पेसिफिक है, मेजरेबल है और रिसर्च करने लायक है। देखिए, एक बात समझने की है, अगर आप पीएचडी की रिसर्च के दौरान अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सही से डिफाइन नहीं करते हैं तो आपके पीएचडी की जो रिसर्च वो बहुत वीक होगी। अब बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू की। यह आपके रिसर्च की बैकबोन होती है। एक कंप्लीट लिटरेचर रिव्यू के लिए आपको प्रीवियस रिसर्च पेपर को स्टडी करना होता है, गैप को आइडेंटिफाई करना होता है और एग्जिस्टिंग थ्योरी को समझना होता है। इसके लिए जो सोर्स आप यूज कर सकते हैं वो हैं जर्नल्स, कॉन्फ्रेंसेस और पेटेंट्स। आपको ध्यान रखना है कि कुछ कॉमन मिस्टेक है उनको अवॉइड करना है। जैसे पुराने रिसर्च पेपर को कॉपी पेस्ट ना करें, अपनी क्रिटिकल एनालिसिस करें और खुद से पूछें कि मैंने जो लिटरेचर रिव्यू किया है क्या उसमें कोई गैप मैं आइडेंटिफाई कर पाया हूँ, और कैसे मैं एग्जिस्टिंग रिसर्च के गैप को एलिमिनेट कर सकता हूँ। थर्ड जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का वो होता है ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। यहाँ से आपको अपनी रिसर्च के लिए डायरेक्शन मिलती है। जैसे ऑब्जेक्टिव, आप ये डिसाइड करते हैं कि आप अपने रिसर्च से क्या अचीव करना चाहते हैं, और आप यह भी डिसाइड करते हैं कि आपने अपने रिसर्च के लिए क्या एजम्पशंस लिए हैं। इसका मतलब यह है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एग्जांपल से समझते हैं, इंक्रीजिंग वैक्यूम लेवल रिड्यूस पोरोसिटी इन डाई कास्टिंग। तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि आपका हाइपोथेसिस बिल्कुल क्लियर है और आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि वैक्यूम लेवल के इंक्रीज होने से डाई कास्टिंग में पोरोसिटी रिड्यूस होती है। आपको यह ध्यान देना होता है कि आपकी हाइपोथेसिस टेस्टेबल होनी चाहिए और मेजरेबल होनी चाहिए। अब बात करते हैं रिसर्च डिजाइन की। देखिए, ये आपके रिसर्च का ब्लूप्रिंट होता है और जनरली 3 तरह से रिसर्च को डिजाइन किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी वे में, जहाँ पे किसी न्यू एरिया पे रिसर्च की जाती है। डिस्क्रिप्टिव वे में,
जहाँ पे किसी एग्जिस्टिंग फिनोमेना को डिस्क्राइब किया जाता है, और एक्सपेरिमेंटल वे में, जहाँ पर कॉज इफेक्ट की हेल्प से रिसर्च को डिजाइन किया जाता है। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में जनरली एक्सपेरिमेंटल वे का यूज किया जाता है। देखिए, आपको ये इंश्योर करना होता है कि आप इन तीनों में से किसी भी टाइप को यूज करें, लेकिन आपका रिसर्च डिजाइन का मेथड इस तरह से होना चाहिए कि इसमें वेरिएबल्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इसमें कंट्रोल पैरामीटर्स क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, और इसमें क्या सैंपल साइज सिलेक्ट करना है इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगला जो कंपोनेंट है वो है डेटा कलेक्शन। डेटा दो तरह के होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट्स की, सर्वेज की और ऑब्जर्वेशंस की, जबकि सेकेंडरी डेटा में बात होती है रिसर्च पेपर्स की और डेटाबेस की। यह आपको देखना है कि आपको अपनी रिसर्च के दौरान किस तरह के डेटा का यूज करना होता है। जनरली रिसर्च में प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों का ही यूज किया जाता है। आपको ये इंश्योर करना होता है कि आपका डेटा एक्यूरेट होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए। सैम्पलिंग टेक्निक्स, देखिए ये तो क्लियर है कि आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, इसीलिए आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती है। सैम्पलिंग टेक्निक में जनरली तीन मेथड होते हैं: रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। जनरली इंडस्ट्रियल रिसर्च में सैम्पलिंग प्रोडक्शन बैचेस से की जाती है। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपका सैम्पलिंग मेथड गलत है तो आपके कंक्लूजन्स भी गलत होंगे। अगला कंपोनेंट है डेटा एनालिसिस टेक्निक्स। यहाँ पे आपकी रिसर्च पावरफुल बनती है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टैटिस्टिकल टूल्स और सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज करते हैं। कॉमन टूल्स एंड टेक्निक्स जो यूज की जाती हैं वो है रिग्रेशन एनालिसिस, एनोवा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, डाई कास्टिंग प्रोसेस में प्रेशर और कास्टिंग डिफेक्ट के बीच का रिलेशन अगर हमें देखना है, तो हमें इन तीनों में से किसी एक टेक्निक का यूज करना होगा। इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन, यहाँ पे आप एक्सप्लेन करते हैं कि आपके जो रिजल्ट्स हैं उनका क्या मतलब है, और क्या आपकी हाइपोथेसिस ने आपकी रिसर्च को सपोर्ट किया है। पीएचडी की रिसर्च के दौरान आपको इंश्योर करना है कि आपके रिजल्ट्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से कनेक्ट होने चाहिए। कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस, अल्टीमेटली फाइनल आउटकम आपकी रिसर्च से क्या आता है। समरी ऑफ फाइंडिंग्स, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस एंड फ्यूचर स्कोप। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। वैक्यूम असिस्टेड डाई कास्टिंग रिड्यूसेस पोरोसिटी बाय 35%। तो यह आपकी रिसर्च का फाइनल कंक्लूजन है, जिसमें आप कहते हैं कि वैक्यूम असिस्टेड कास्टिंग प्रोसेस से पोरोसिटी 35% तक रिड्यूस होती है। आइए बात करते हैं रिसर्च एथिक्स की। पीएचडी में यह बहुत क्रिटिकल है। आपको यह इंश्योर करना है कि आपको प्लेगरिज्म से बचना है, आपका सिटेशंस प्रॉपर होना चाहिए, और आपकी डेटा रिपोर्टिंग ऑनेस्ट होनी चाहिए। एथिकल रिसर्च क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करती है, लेकिन अनएथिकल रिसर्च आपके करियर को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। मैं रिसर्चर्स को कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी यहाँ पे देना चाहूँगा, जैसे हमेशा अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ कनेक्ट करें, रिजल्ट्स को हमेशा एक्सपेरिमेंट्स के साथ वैलिडेट करें, अपनी स्टडी में और रिसर्च पेपर्स में विजुअल्स का काफ़ी यूज़ करें, जैसे ग्राफ्स और चार्ट्स का, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को बनाए रखें। देखिए, अल्टीमेटली रिसर्च का गोल होता है रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स, आज हमने समझा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, यह एक पीएचडी जर्नी की फाउंडेशन है। अगर आपने इस पे मास्टरी हासिल कर ली तो आप सिर्फ डिग्री नहीं, एक ट्रू रिसर्चर बन जाएंगे। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।